हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मेरा टॉपिक चल रहा था सेल का। और सेल में मैंने आपको बताया था कि ये एक लिविंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ बच्चों का मतलब डाउट था कि सेल मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैंने उनको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बताया कि पैसिव प्रोसेस कैसे होता है। अब पैसिव में मैंने आपको बताया था कि सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है। पर ये डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ये कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर डिफ्यूज़न को मैं आज डिस्क्राइब करूँगी कि डिफ्यूज़न क्या होता है, और छोटा सा सेल का मैं रिव्यू दूँगी। ठीक है, तो ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। ये जो ग्रीन वाली है आपकी, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब सेल मेम्ब्रेन, आपको याद आ रहा होगा कि आप सेल को कैसे इमेजिन करोगे। सेल को आप इमेजिन कर लो कि वो एक बैलून है। ठीक है, एक बैलून में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक, तो बैलून कैसा होता है, वो होता है थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। पतला होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जिस तरह से बैलून वाटर को पकड़ के रखता है, जिस तरीके से बैलून में पानी आप भरोगे, उसमें पानी भरा रहता है, भर के रखता है, उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेल के अंदर के कंटेंट को पकड़ के रखती है। मतलब कि ये सारे जो कंटेंट है उसको ये पकड़ के रखती है। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसमें जान होती है, इसमें जान होती है। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स जो बैलून होता है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि बैलून होता है, वो एक वाटर को पर्टिकुलर शेप दे देता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँगी कि वाटर को अभी आप ऐसे ही डाल दो, तो क्या वाटर का आप शेप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आपने बैलून के अंदर वाटर को डाला है, तभी तो उसका एक शेप बन पाया है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप किसी कंटेनर में उसको डालेंगे तभी आप उसका एक शेप बना पाएंगे। उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी अपना शेप जो है वो बदल लेती है। थोड़ा बहुत वो अपना शेप बदल सकती है अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कभी कम पानी भरा आपने तो सेल जो है वो, मतलब बैलून जो है वो कम फूलेगा, और अगर ज़्यादा पानी भर दिया तो वो ज़्यादा फूल जाएगा। ठीक है, पर ये चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि ये इलास्टिक है। बैलून कैसा होता है? इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसी तरीके से आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है और पतली है। ठीक है, उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप दे देती है। ठीक है, उसने एक डेफिनेट शेप दे दिया है, अपना एक शेप दे दिया है, और ये शेप थोड़ा सा चेंज भी होती रहेगी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इसमें क्या ताकत होती है, इनगल्फ करने की। ये पतली सी मेम्ब्रेन है, इसमें ताकत होती है बाहर की चीज़ें अंदर इनगल्फ करने की। इनगल्फ मतलब खाने की, अंदर करने की। जो मटेरियल होता है वो अंदर लेने का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कौन सी चीज़ें अंदर जानी है, कौन सी चीज़ें बाहर रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से ही पता लग रहा है सिलेक्टिवली, तो ये चीज़ों को सिलेक्ट करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कि एक डिफ्यूज़न क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, कंटेनर ले लो, उसमें भर दो पानी। ठीक है, आपने उसमें वाटर भर दिया। ठीक, अब उसमें क्या डाल दो, इंक, इंक डाल दिया।
ठीक है। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे, आपको कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा इसमें, थोड़ी देर बाद देखो कि ये पूरा पानी जो है वो नीला हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पानी जो है वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हुआ ये पानी पूरा नीला क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि मॉलिक्यूल के पास एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो जा सके। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इंक के जो मॉलिक्यूल हैं और कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसके पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो जा सके। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है, वहाँ पर जहाँ पर उसकी क्वांटिटी कम है वहाँ पर मिक्स होने की, डिफ्यूज़न हम उसी को कहते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब हमने इंक डाला है तो इंक की क्वांटिटी कंसंट्रेशन जो था वो हाई था और पानी का कंसंट्रेशन कम था, तो इंक ने अपने आप को क्या किया, पूरे पानी में मिला लिया। ठीक, पर इसमें किसी चीज़ की एनर्जी की क्या ज़रूरत पड़ी है? नहीं, किसी भी एनर्जी की इसमें नीड नहीं पड़ी है। क्या आपने उसको चम्मच से घोला? आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपने उसको चम्मच से नहीं घोला, आपने इंक का एक ड्रॉप डाला और वो इंक पूरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल होते क्या हैं? आप किसको किसको मॉलिक्यूल कहोगे? ठीक, तो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आयन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब इसमें से सबसे ज़्यादा बिखराव यानी कि जिनमें बॉन्ड नहीं रहता है वो होता है गैसेस। ठीक है, तो गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रीली हो रहती है, वो उसमें अच्छा सा बॉन्ड नहीं होता है। तो ये बॉन्ड ना होने के कारण क्या होता है, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है इन्वायरमेंट में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक कैंडल है और कैंडल को आपने जलाया, तो थोड़ी देर बाद उस कैंडल की महक जो है वो, मतलब वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकल ली है ना, तो उस कैंडल की महक जो है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो पहले नंबर पे आपका मॉलिक्यूल कौन सा आता है? गैस आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स क्या होता है? एक बॉन्ड जो है, लिक्विड में बॉन्ड थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड होता है। और गैसेस में क्या है? बहुत ही कम बॉन्ड है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, वो एकदम फ्री है, हवा में उड़ रही हैं और लिक्विड्स जो हैं उसमें बॉन्ड है। और लास्ट में आता है आपका सॉलिड्स। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड तो बहुत स्ट्रांग होता है भाई, उनमें बहुत यूनिटी होती है, तो वो आपको पहले से ही पता होगा। सॉलिड हम किसको कहते हैं? जो एक प्रकार का शेप दे देता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे इसका एक शेप है, ये सॉलिड है, ठीक है, पेन का एक शेप है, तो उसमें बहुत कम टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका आ गया गैस, फिर लिक्विड्स आया, फिर सॉलिड्स आ गया। ठीक है, तो ये था आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न। मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिफ्यूज़न में पहले नंबर पे गैस मिक्स होगी, दूसरे नंबर पे लिक्विड्स आते हैं, थर्ड नंबर पे सॉलिड्स आते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, सेल में डिफ्यूज़न क्यों होता है? सेल में डिफ्यूज़न क्यों होता है? अब आप ये बताइए कि आपको सेल में डिफ्यूज़न क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है? उसका क्या रीज़न है कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि सेल कंप्लीट यूनिट होती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल एक लिविंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है वो सेल कहलाती है। ठीक है, एक कंप्लीट यूनिट है, लाइफ बनाती है हम लोगों की। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम सारा ही होता है, सेल का सब काम है, डाइजेशन भी वही कराएगा, रेस्पिरेशन भी वही कराएगा। तो हम ये क्यों कहते हैं कि सेल के अंदर एक एक्टिविटी जो है वो क्यों हो रही है? एक्टिविटी इसीलिए हो रही है कि इसमें CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा जब भी सेल के अंदर एक्टिविटी चलेगी। क्योंकि वो एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि वो रेस्पिरेशन भी करवा रहा है, डाइजेशन भी करवा रहा है, कई सारे प्रोसेस भी वही करवा रहा है। तो उसके अंदर जो एक्टिविटी चल रही है उसके कारण वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, CO2 का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो CO2 अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है। तो डिफ्यूज़न में मैंने आपको क्या बताया कि अपने जो है वो स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो CO2 का रीज़न यहाँ पर ज़्यादा है, CO2 यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो CO2 क्या होगा? यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, CO2 क्या होगा? वहाँ से बाहर आ जाएगा।
इसी तरीके के प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। मैंने काफ़ी लंबा आपको बता दिया है, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आए कि डिफ्यूज़न क्या है और सेल क्या है। एक रिव्यू ले लेते हैं। ये बहुत सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टेड चीज़ों को ये अंदर करेगी ये बस। और इसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंजेबल भी हो सकता है क्योंकि ये फ्लैक्सिबल है, थिन है, ठीक है, इलास्टिसिटी है इसमें, मतलब खिंचाव हो सकता है। तो इनगल्फ करने की ताकत होती है इसमें, खाने पीने की ताकत होती है, बाहर की चीज़ें खा लेगी लेकिन सिलेक्टिव ही खाएगी, ये नहीं कि कुछ भी मुंह में डाल लिया इसने अपने, ठीक है। देन उसके बाद में आपका प्रोसेस मैंने बताया डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न क्या है, वो आपका है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में आता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया इंक वाला। पानी में इंक डाल करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कर लो घर में, फ्री बैठे हो तो इंक डाल करके देखो तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैं प्रोसेस क्या बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा टेंडेंसी यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न कैसा होता है, सबसे ज़्यादा गैसेस में टेंडेंसी होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर सॉलिड्स में होती है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल काम कर रहा है तो बहुत सारा गैस बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो CO2 को क्या करेगा, ये बाहर फेंकेगा, मतलब खुद नहीं फेंकेगा, खुद ही CO2 बाहर आ जाए कि भाई बहुत भीड़ है अंदर, मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं छोटे छोटे से वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको पकाऊ ना लगे मेरी क्लासेस। सिंपली मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ, पहले खुद रीड करती हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।